Very good morning, students. So in the previous lecture, we discussed about the force on a charged particle moving in two-dimensional uniform magnetic field. इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मान लीजिए आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, वो वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड v के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नोन एज अ मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ v क्रॉस v। तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और हमने इसके डिफरेंट केस भी स्टडी किए थे कि थीटा आपका 0 है, थीटा आपका 180 है, थीटा आपका 90 है, या थीटा आपका कितना है 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेगा। तो ये डिफरेंट केस हमने डिस्कस किए थे, राइट। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। तड़कता भड़कता टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉरेंज फोर्स, राइट। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, लॉरेंज फोर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे कहने का अर्थ है कि लॉरेंज फोर्स इज द फोर्स, लॉरेंज फोर्स इज द फोर्स experienced by a charged particle moving in a space where both electrical as well as magnetic field coexist। एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। उस स्पेस के अंदर, उस जगह के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है उसको कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। क्या बोलता है, लॉरेंज फोर्स। तो हम जानते हैं जो लॉरेंज फोर्स होता है दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सीधी बात है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या आएगा, वेक्टर सम, क्या आएगा, वेक्टर सम, एंड दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, राइट। तो एक काम करते हैं, we know very well electrical force is equal to QE। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो कितना होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस V। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो जो लॉरेंज फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा, Q को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर वाला जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, और अंदर वाला जो टर्म होगा वो E प्लस में कितना होगा, V क्रॉस V। सो दिस फोर्स इज नोन एज अ लॉरेंज फोर्स। तो ये आपका लॉरेंज फोर्स है। तो ये वाला जो लॉरेंज फोर्स, ये जो फोर्स होता है इसको क्या बोलता है, लॉरेंज फोर्स। सो F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E प्लस V क्रॉस V नोन एज लॉरेंज फोर्स, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमारा जो पहला केस है, हमारा जो क्या है, जो पहला केस है, लिख लेते हैं कि हमारा जो लॉरेंज फोर्स आया उस लॉरेंज फोर्स का वैल्यू F है, और लॉरेंज फोर्स आपका है QE प्लस Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस V। ये आपका लॉरेंज फोर्स है। तो केस नंबर 1 क्या डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या आएगा, मान लेते हैं केस नंबर 1 में आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। also charge particle having charge Q is parallel to the both electrical field as well as magnetic field। I mean to say electrical field, magnetic field and velocity all are parallel to each other। बताइए पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, राइट। तो हम जानते हैं लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है QE प्लस Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस V। सबसे पहले बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, अरे मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो गया है ना। V भी कहाँ पर है, राइट साइड में है, V भी कहाँ पर है, राइट साइड में है, तो I क्रॉस I कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। केवल क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, केवल क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका राइट साइड में है, तो यहाँ पर एक प्लेट होगा जिस पे चार्ज आपका प्लस होगा, यहाँ पर दूसरा प्लेट होगा जिस पे चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। और क्योंकि प्रोटॉन है, हमें से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव में रिपल्शन। या हम ये भी कह सकते हैं
कि आपका अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका कहाँ लगेगा, राइट साइड में, यानी कि चार्ज पार्टिकल राइट साइड में जाएगा और राइट साइड में जाते हुए एक्सेलरेट होगा। कैसा होगा, एक्सेलरेट। सो व्हाट वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वो पार्टिकल आपका एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ये था आपका केस नंबर 1। अरे बच्चों क्या था केस नंबर 1, हम लेके चलेंगे केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका राइट साइड में है, मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपका लेफ्ट साइड में है और चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। और चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। बोलो बोलो पाथ कैसा होगा, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा, है ना। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो आई क्रॉस आई कितना होगा, 0 होगा। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। बोलो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। क्या लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका लेफ्ट साइड में लगेगा तो चार्ज पार्टिकल का पास स्ट्रेट लाइन तो होगा पर चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा। कैसा होगा, डी एक्सेलरेट, राइट। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और चार्ज पार्टिकल आगे जाते हुए क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा, मतलब आगे जाएगा, आगे जाएगा तो रुकेगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। इस टाइप का पाथ जो है वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फॉलो करेगा। भाई वो आपको क्लियर होगा। भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको अपोज करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपोज करेगा तो आगे जाते हुए वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, फिर पार्टिकल रुक जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा तो उसी पाथ को फॉलो करेगा, राइट। तो इस टाइप का पाथ जो है वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये था हमारा केस नंबर 1, ये था केस नंबर 2। तो हमने क्या देखा, केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में दोनों में मैग्नेटिक फोर्स कितना था, 0। कितना था, 0, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा था, राइट। अब हम लेके चलेंगे केस नंबर 3। तो बच्चों केस नंबर 3 क्या होता है, केस नंबर 3 में मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मान लीजिए यही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से ऐसे एंटर करेगा मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। वही स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से क्या करेगा, एंटर करेगा। इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बोलो बात कैसा होगा, बताइए बात कैसा होगा, कौन सी बात है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पाथ आपका होगा हेलिकल। कैसा होगा, हेलिकल। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की कारण तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा आएगा, हेलिकल पाथ आएगा और आगे जाते हुए पिच क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले पिच आपका कम होगा, फिर आपका पिच क्या होगा, बढ़ेगा, फिर पिच आपका और बढ़ेगा। तो इस टाइप का जो पाथ है वो क्या करेगा, पार्टिकल फॉलो करेगा। देखो ये जो है इस पिच को मैंने नाम दिया d1। क्या नाम दिया, d1। बोलो पिच क्या होता है, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक बार पूरा घूमने पे, एक बार पूरा घूमने पे पार्टिकल कितना आगे जाता है उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। तो d1 आपका पहले रिवॉल्यूशन में पिच है, d2 आपका दूसरे रिवॉल्यूशन में पिच है और d3 मान लेते हैं ये आपका थर्ड रिवॉल्यूशन में पिच है। तो हम देख सकते हैं, स्पष्ट है क्या कि आगे जाते हुए पिच क्या होगा, बढ़ेगा। d3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद अभी से पहले d1 होगा, फिर d2 का नंबर आएगा, फिर d3 का नंबर आएगा। अभी तो आगे जाते हुए पिच क्या होगा, बढ़ेगा। आपको क्लियर होगा, राइट। अच्छा मान लीजिए मैं d1 निकालना है, d2 निकालना है, d3 निकालना है, मतलब प्रूव करना है कि d3 d2 से बड़ा होगा, d2 d1 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट होंगे। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आपका होगा v cos थीटा। ये क्या है, दिस इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल का इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं x के अलोंग। तो हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे।
बिकॉज आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो हम एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एस का वैल्यू कितना आएगा, d1 आएगा, तो d1 हो गया, ये है आपका ux इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है v cos थीटा, एक पूरा घूमेगा तो टाइम कितना आएगा बड़ा T। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड बोले तो बड़ा T प्लस 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 क्या हो गया आपका हाफ हो गया, a बोलो a आपके पास आएगा QE अपॉन में क्या हो गया m हो गया, इनटू में क्या होगा बड़ा T स्क्वायर, ये आपका आएगा d1, क्या आएगा d1। पहले रिवोल्यूशन में जो पीछे हुआ हमने ऐसा निकाल लिया, आई होप इन आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे d2, बोलो d2 कितना आएगा, बहुत सिंपल है, d2 आएगा v cos थीटा, दिस इज cos थीटा, साथ में क्या आएगा 2t माइनस में कितना आएगा t आएगा, प्लस में कितना आएगा QE अपॉन में क्या आएगा 2m आएगा, और साथ में कितना आएगा, साथ में आपका आएगा 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, कितना आएगा 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये आपका d2 आएगा। और यहाँ से स्पष्ट है, साफ साफ दिख रहा है कि d2 का वैल्यू d1 से क्या है, ज़्यादा है। ये आएगा आपका 3t स्क्वायर, यहाँ आपका t स्क्वायर है तो उसका t हुआ कि d2 का वैल्यू d1 से क्या है, ज़्यादा है। अरे तो शो कर रहा है कि आगे जाते पिच क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली हम d3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 3t माइनस में कितना t, तो यहाँ कितना आएगा 3t माइनस 2t, और यहाँ कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस में 2t स्क्वायर। तो आज हम d3 भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जैसे ही जैसे पार्टिकल आगे जाएगा वैसा वैसे पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, वैसा वैसे पिच क्या होगा, एनहांस होगा। आई होप इन आपको क्लियर होगा, काफ़ी अच्छा केस था। आइए और केस लेके चलते हैं, और केस लेके चलते हैं। अगला केस क्या आएगा, क्या तड़ता बढ़ता केस आएगा। अगला केस हमारे पास है, सपोज करो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका राइट साइड में है, मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पर है, राइट साइड में है। मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से ऐसे एंटर करेगा, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा आपका ऑब्ट्यूज है। जो वेलोसिटी v है, जो मैग्नेटिक फील्ड v है, उसमें एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बोले तो मोर देन 90। बोलो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, बताओ, क्या मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, अरे नहीं 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 होगा, बिकॉज थीटा आपका 0 नहीं है, ना ही थीटा आपका 180 है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैसा पाथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण पाथ आपका होगा हेलिकल पाथ। कैसा होगा, हेलिकल पाथ। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ आएगा, राइट साइड में, है ना। तो कैसा पाथ होगा, पहले आपका हेलिकल पाथ होगा, पार्टिकल आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा, पहले पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर पिच आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। यानी कि इस साइड में जाते हुए पाथ आपका हेलिकल होगा, पिच आपका कंटिन्यूसली क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, बहुत सी बात है, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका राइट साइड में लगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पार्टिकल के मोशन को डी एक्सेलरेट करेगा। तो पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, लेफ्ट साइड में जाते हुए क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा, राइट। पिच क्या होगा, कम होगा, और फिर यहाँ ये रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर क्या करेगा, इसी पाथ को अगेन फॉलो करेगा, मतलब राइट साइड मूव करेगा, और राइट साइड मूव करते हुए इसका जो पिच है आप क्या होगा, एनहांस होगा, क्या होगा, एनहांस होगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्टिकल पहले आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट साइड में जाते हुए पिच क्या होगा, आपका कम हो जाएगा, फिर पार्टिकल रुक जाएगा। कौन रुकेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स रुकेगा। फिर पार्टिकल रुक जाएगा, फिर पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और पिच आपका कंटिन्यूसली क्या होगा, एनहांस होगा, क्या होगा, एनहांस होगा। आई होप इतना को क्लियर होगा। और यहाँ पिच निकालना चाहो, यहाँ पिच निकालना चाहो तो आप पिच निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो आपका d1 है, तो हमें d1 निकालना है, तो ये d1 हो गया, कितना हो गया, d1 हो गया, राइट। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ऑफकोर्स ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका होगा, बोलो बोलो कितना, 180 माइनस थीटा, कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 180 माइनस थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, v cos 180 माइनस थीटा, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो आपको बनेगा v cos 180 माइनस थीटा। तो मैं कहने का अर्थ है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, v cos 180
v cos 180 माइनस में क्या हो गया थीटा, v क्या होगा v cos 180 माइनस में थीटा इंटू में क्या आएगा कैपिटल T, कितना आएगा कैपिटल T, कितना आएगा बच्चों कैपिटल T आएगा। अच्छा इस साइड को पॉजिटिव मान लो, इस साइड को पॉजिटिव मान लो तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव मानेंगे तो माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव मानेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। इस साइड को मैंने प्लस ले लिया तो जो d1 भी प्लस आ गया है ना, और आपका v cos थीटा इंटू v cos 180 माइनस थीटा इंटू टी, ये भी इस साइड में है राइट। तो ये भी मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव लिया, पर आपका जो एक्सेलेरेशन होगा, आपका जो क्या होगा एक्सेलेरेशन होगा, वो एक्सेलेरेशन आपका राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, ये कितना आएगा QE अपॉन में क्या हो गया m हो गया एक्सेलेरेशन, साथ में आपका टी स्क्वायर हो गया, क्या होगा टी स्क्वायर। तो मैं कहने का जो d1 है, जो आपका d1 है, d1 कितना आएगा v cos 180 माइनस थीटा इंटू टी माइनस हाफ QE टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से क्या निकालेंगे d1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों d1 निकालेंगे। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d1, यहाँ से हम d1 का वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। यहाँ से क्या करेंगे d1 का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा पहले पिच क्या होता है, पहले पिच आपका डिक्रीज होता है, बाद में पिच आपका क्या होता है इंक्रीज होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं, ये था आपका केस नंबर 4, क्या था केस नंबर 4। ये जो आपके पास आएगा ये आपका क्या होगा केस नंबर 4 होगा राइट। आगे हम चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 क्या होता है, केस नंबर 5 आपका होता है क्या होता है वेलोसिटी सेलेक्टर, मान लेते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर नहीं, तो उससे पहले हमें केस ये वो लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोडियल पाथ। क्या बोलते हैं साइक्लोडियल पाथ। तो साइक्लोडियल पाथ क्या होता है, मान लो एक ऐसा स्पेस है, मान लो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है इनसाइड द बोर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कहाँ पर है इनसाइड द बोर्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका राइट साइड में है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका राइट साइड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड द बोर्ड होगा। मेरी कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल पहले ओरिजिन पे है, ये है चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज क्यू है, ये मान लेते हैं आपका कहाँ है ओरिजिन पे है, कहाँ पर है ओरिजिन पे। अरे बच्चों कहाँ पर है ओरिजिन पे है राइट। तो ये आपका ओरिजिन पे हो गया और हमने यहाँ से इसको रिलीज कर दिया। मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 हो गया और हमने इसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया रिलीज कर दिया। तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका जो पाथ होता है वो आपका होता है साइक्लोडियल पाथ। कैसा होता है साइक्लोडियल पाथ। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, पर उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ करके दिखाऊँ तो किस टाइप का पाथ बनेगा, आपका जो पाथ बनता है चार्ज पार्टिकल का इस टाइप का साइक्लोडियल पाथ बनता है। इस टाइप का क्या होगा साइक्लोडियल पाथ बनेगा। जो एक्स है एक्स तो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जो एक्स है वो तो हमेशा क्या रहेगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कांस्टेंट रहेगी, पर वाई का वैल्यू क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप का जो पाथ होता है उसको कहा जाता है साइक्लोडियल पाथ। क्या कहा जाता है साइक्लोडियल पाथ। ऐसे कब होगा जब इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे है और रेस्ट में है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर देंगे तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा आएगा साइक्लोडियल पाथ। कैसा आएगा बच्चों साइक्लोडियल पाथ। आई होप इट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, ये भी लॉरेंट फोर्स का एक केस ये मान सकते हैं। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहे हैं वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब क्या हुआ एक सर्टेन वेलोसिटी के पार्टिकल को सेलेक्ट करना, सर्टेन वेलोसिटी के पार्टिकल को चूज करना, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होता है, वेलोसिटी सेलेक्टर में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड द बोर्ड है राइट। मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एंटर किया हैविंग चार्ज क्यू, और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या है v है।
हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल सीधा जाए, हम चाहते हैं कि v वेलोसिटी का ये पार्टिकल कहाँ जाए, सीधा जाए, राइट। हमें पार्टिकल सेलेक्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि v वेलोसिटी का ये पार्टिकल कहाँ जाए, सीधा जाए, ना ऊपर डेविएट हो ना ही नीचे डेविएट हो। ये कब संभव होगा, ये संभव होगा, कब संभव होगा, जब उस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। बताओ पार्टिकल पे कितने फोर्स लगेंगे, अरे दो पार्टिकल पे 2 फोर्स लगेंगे। ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आप पे लगा वो कहाँ लगा, ऊपर लगा। कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स आपका आएगा, क्यू वी बी, एंगल आपका 90 है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, क्यू वी बी, कितना आएगा, क्यू वी बी, राइट। इलेक्ट्रिकल फोर्स का रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो अप्लाई करें। मान लेते हैं जो आपका ऊपर वाला जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं जो नीचे वाला प्लेट है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका कहाँ होगा, नीचे होगा। और क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहाँ होगा, नीचे होगा। कितना होगा, क्यू ई, है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का आएगा, नीचे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का आएगा, ऊपर आएगा। पार्टिकल कहाँ निकल गया, सीधा। नेट फोर्स कितना, 0। तो इसका क्या हो गया, क्यू ई का वैल्यू कितना आएगा, क्यू वी बी के बराबर आएगा। क्यों, देखिए को मार दिया तो v का वैल्यू कितना आएगा, ई अपॉन बी। क्या होगा, ई अपॉन बी। तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो सर्टेन वेलोसिटी v का पार्टिकल है वो सीधा निकल जाए, और हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो पार्टिकल है जिनका वेलोसिटी v से डिफरेंट है वो क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे। कोई नीचे डेविएट होगा, कोई क्या होगा, ऊपर डेविएट होगा, है ना। कोई क्या होगा, नीचे डेविएट होगा, कोई क्या होगा, ऊपर आपका क्या होगा, डेविएट होगा। आई होप इतना आपको क्या होगा, क्लियर होगा। हाँ जी, मुझे लगता है कि इतना आप सब बच्चों को क्लियर होगा। सर्टेन वेलोसिटी का जो पार्टिकल है वो सीधा निकल जाएगा, जिसको मैं सेलेक्ट करना है, जिसको मैं क्या करना है, चूज करना है। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ऐसा मैं डिफरेंट केस डिस्कस किए जहाँ पार्टिकल के पास स्ट्रेट लाइन था, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, पार्टिकल के पास स्ट्रेट लाइन था, डी एक्सेलरेट होगा, हेलिकल पाथ होगा, पिच बढ़ेगा, हेलिकल पाथ होगा, पिच कम होगा। सो दिस ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू लॉरेंज फोर्स। ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये आपके लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड थे। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अभी तक हमने स्टडी किया कि क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा, और एक ऐसा स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस स्पेस के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहा जाता है साइक्लोट्रॉन। क्या कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन, राइट। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन बेसिकली वो डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। कैसे चार्ज पार्टिकल, लाइक आपका प्रोटॉन हो गया, लाइक आपका अल्फा पार्टिकल हो गया, these are the particles which are accelerated, which are the highly accelerated with the help of cyclotron, right। जैसा कि आप जानते हैं जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जेटिकली पार्टिकल का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमें पार्टिकल को एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के क्या होता है कारण, उस पार्टिकल को एक्सेलरेट किसकी हेल्प से करते हैं, विद हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन बेसिकली वो डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। आपका जो साइक्लोट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, लाइक बोलो, लाइक आपका प्रोटॉन, लाइक आपका अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए काम आएगा, कौन काम आएगा, ये काम आएगा आपका साइक्लोट्रॉन। और ध्यान रखिएगा साइक्लोट्रॉन में जो टाइम पीरियड है क्या है, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ या सर्कुलर पाथ, मतलब आधा पाथ कवर करने के लिए, आधा सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए, पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए पार्टिकल को जो टाइम लगता है वो टाइम जो होता है वो पार्टिकल की स्पीड के और उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
दोबारा सुनो, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ और कंप्लीट सर्कुलर पाथ does not depend upon the radius of the circular path as well as the velocity of the charge particle, right? इसको मतलब प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल। हम या हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, क्या चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू ए सफिशिएंट एनर्जी लेवल विद द हेल्प ऑफ क्रॉस्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो साइक्लोट्रॉन में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इस परपेंडिकुलर फील्ड की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, राइट? क्या करते हैं? हाई एनर्जी क्या करते हैं बच्चों? प्रोवाइड करते हैं। तो मान लो एक प्लेट हमारे पास ये वाला है, दूसरा प्लेट मान लेते ये वाला है, इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका पोटेंशियल मान लो V2 है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका चार्ज Q है, अगर चार्ज Q होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ? QV1। अगर चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? QV1। बिकॉज हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू में पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल V1, चार्ज Q, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा QV1। और मान लेते हैं V2 माइनस V1 जो है वो V की इक्वल है। और चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एनर्जी कितना हो गया? एनर्जी आपका होगा QV2। क्या होगा? QV2। बताओ एनर्जी कम हो जाता होगा, कौन सी बात? एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि V2 का वैल्यू V1 से क्या है? ज़्यादा है, तो एनर्जी कितना होगा? QV2। कितना होगा? QV2। अब क्या हुआ? ये जो पार्टिकल है इसको हम दोबारा यहाँ पर ले आए और फिर दोबारा यहाँ पर ले गए, तो फिर एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर पार्टिकल को दोबारा यहाँ पे लेके आए, फिर दोबारा यहाँ पे लेके चलेगा, अगेन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर पार्टिकल को गोल गोल घुमाएंगे, अगर पार्टिकल को गोल गोल घुमाएंगे और बार बार पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे तो पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ये प्रिंसिपल कहाँ का यूज होता है? साइक्लोट्रॉन में। क्या यूज होता है? साइक्लोट्रॉन में, राइट? यही प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है आपका? साइक्लोट्रॉन में यूज होता है। तो अगर हम इसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो साइक्लोट्रॉन के अंदर ना 2 डीज होती हैं। क्या होती है? डीज। क्या होती है बच्चों? डीज होती है। दीज आर टू होलो मेटेलिक डीज होती हैं। क्या है? होलो है, मेटल की बनी हुई है, एविकेटेड है। क्या है? एविकेटेड है। होलो मेटेलिक चैम्बर। शेप कैसे होता है? डी शेप होता है। ये आपको 2 एविकेटेड होलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया? यहाँ हमने प्रोवाइड किया एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। यहाँ पर क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा? ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेगा। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। मतलब क्या होगा? माइक्रो सेकेंड के अंदर, नैनो सेकेंड के अंदर डीज का पोलैरिटी क्या होगा? चेंज होगा। और मान लेते हैं ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है? प्लेस है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर है। कहाँ पर है? बाहर है, आउटवर्ड। तो कौन सी बात है? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये जो पॉइंट आप डीज के बीच में देख रहे हैं ये क्या है? सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ से वो पार्टिकल निकलेगा जिसको हमें एक्सेलरेट करना है। क्या करना है? एक्सेलरेट करना है। मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे इस डी को इसको नाम दिया मैंने D1, इसको नाम दिया मैंने D2। मान लो D2 आपका नेगेटिव है और D1 आपका पॉजिटिव है। मान लेते हैं इनिशियली किसी भी इंस्टेंट पे D1 आपका क्या है? पॉजिटिव है और D2 आपका क्या है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। अब चार्ज पार्टिकल आपका मान लीजिए प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। कहाँ अट्रैक्ट होगा? D2 की तरफ। और D2 की तरफ जाते ही क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। उसका एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इसका एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इसका एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही वो डी के अंदर एंटर करेगा, जैसे वो क्या करेगा? डी के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। बोले इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा? 0।
क्योंकि हम जानते हैं मेटलिक डी है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। बट जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा और ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके दोनों डीज के बीच में फिर से आ जाएगा। यहाँ से आता गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सीलरेट किया, जैसे डी के अंदर एंटर करेगा एक फील्ड फ्री रीजन में चला गया जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाएगा। जैसे ही ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके दोनों डीज के बीच में आएगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके दोनों डीज के बीच में आएगा, डीज का पोलैरिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, बताइए क्या होता है, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ is equal to the time in which d's of the polarities gets reversed। जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है उतने टाइम में क्या होता है, उतने टाइम में क्या होता है, डीज का पोलैरिटी क्या होगा, रिवर्स होगा। दोबारा सुन लो, क्या रेजोनेंस कंडीशन होती है, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द टाइम इन व्हिच डीज ऑफ द पोलैरिटी गेट्स चेंज्ड। और हम जानते हैं सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में जो टाइम लगता है वो होता है पाई एम अपॉन क्यू बी। तो देखो ये जो टाइम है ना तो रेडियस पर डिपेंड करेगा ना ही वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। राइट, रेडियस कितना होता है बताइए, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। आपको याद होना चाहिए रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी क्यू बी। ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है आपका, रेडियस होता है। राइट, अच्छा क्या होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके दोनों डीज के बीच में आएगा, पोलैरिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। और पोलैरिटी अगर चेंज होगा तो चार्ज पार्टिकल D1 की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, D1 की तरफ एक्सीलरेट होगा। तो चार्ज पार्टिकल आपका D1 की तरफ एक्सीलरेट होगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल D के अंदर एंटर करेगा, क्या करेगा, D के अंदर एंटर करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके दोनों डीज के बीच में आ जाएगा। और जैसे ही दोनों डीज के बीच में आएगा पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज होगा तो चार्ज पार्टिकल आपका इस साइड में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। जैसे ही डी के अंदर एंटर करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। सर्कुलर पाथ में घूम के दोनों डीज के बीच में आ जाएगा, है ना। सेमी सर्कुलर पाथ करके दोनों डीज के बीच में आएगा। जैसे डीज के बीच में आएगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। उसका जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। रेडियस क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या होगा, बढ़ेगा। और रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, है ना। बिकॉज हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और वी कितना होता है, याद करो, क्यू बी आर अपॉन एम। कितना होता है, क्यू बी आर अपॉन एम। तो कितना आएगा, हाफ आएगा, एम आएगा। वेलोसिटी कितना आएगा, क्यू बी आर अपॉन में क्या आएगा, एम आएगा, पूरे का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, साथ में आपका बी स्क्वायर आएगा, साथ में आपका आर स्क्वायर आएगा, और नीचे आपका कितना आएगा, 2m आएगा, है ना। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा ना, आंसर। जैसे पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ करोगे दोनों डीज के बीच में आएगा, फिर क्या करेगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ करके दोनों डीज के बीच में आएगा। और ये प्रोसेस आपका लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस है ये आपका लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है, फ्री स्पेस कम हो गया, फ्री स्पेस और कम हो गया। यानी कि जैसे जैसे वो उसका रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये जो सर्कुलर पाथ कवर करेगा इनके बीच का स्पेस क्या होगा, कम होता जाएगा। क्या होगा, कम होता जाएगा। इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ऐसे मान लीजिए क्या स्पेस कम हो गया, और जैसे ही सफिशिएंट एनर्जी को गेन कर लेगा, हम इस पार्टिकल को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे।
राइट। जैसे ही क्या करेगा, सफिशिएंट एनर्जी को गेन करेगा, हम इस पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लेंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन का वर्किंग होता है। कितने टाइम में सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, पाई एम अपॉन क्यू बी। और ध्यान रखिएगा, जितने टाइम में सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है, जितने टाइम में सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, उतने ही टाइम में डी का पोलैरिटी क्या होगा, चेंज होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। आई होप इतना बच्चों को क्लियर होगा। अब हम स्टडी करेंगे इसकी लिमिटेशन। क्या स्टडी करेंगे, लिमिटेशन। साइक्लोट्रॉन की कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या होती है, पहली लिमिटेशन तो ये हो गया कि जो अनचार्ज पार्टिकल है, कैसे पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, लाइक आपका न्यूट्रॉन हो गया, दिस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम नहीं आता है ना। मगर मैं यही कहूँ कि आप साइक्लोट्रॉन से न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा लिमिटेशन क्या आएगा, दूसरा लिमिटेशन पे ये आएगा कि साइक्लोट्रॉन जो है क्या है, जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर बहुत कम होगा तो ये रेजोनेंस कंडीशन को भी नहीं करेगा। इट गोज आउट ऑफ स्टेप विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। इट गोज out of step with the oscillating electrical field. That's why we can say that because mass of the electron is very small, that's why we cannot accelerate electron with the help of cyclotron. हाँ, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन। और थर्ड जो फीचर है, मतलब थर्ड जो लिमिटेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड लिमिटेशन क्या होता है, थर्ड लिमिटेशन होता है चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन लिमिट के बाद और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बताओ। एक क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन लिमिट के बाद और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल कितना होता है, पाई एम अपॉन क्यू भी होता है। और आप जानते हैं जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, उतने टाइम में डी का पोलैरिटी क्या होगा, चेंज होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन दैट मस्ट बी ओबेड इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। अब हमने क्या बोला, आइंस्टीन रिलेशन m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में कितना आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, सी स्क्वायर। क्या आएगा, सी स्क्वायर। राइट। अब देखो क्या होगा, हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेट करेंगे तो v क्या होगा, बढ़ेगा। v बढ़ेगा तो v स्क्वायर बढ़ेगा, v स्क्वायर बढ़ेगा तो पूरा टर्म बढ़ेगा। ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो नीचे वाला पूरा टर्म कम होगा। ये टर्म कम होगा तो m क्या होगा, बढ़ेगा। m बढ़ेगा तो dv क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या बोलेंगे, हम बोले v बढ़ा तो m बढ़ा, m बढ़ा तो क्या होगा, आपका t का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। t का वैल्यू बढ़ेगा मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट चार्ज डीज का जो पोलैरिटी चेंज होता है, वो तो एक सर्टेन टाइम के बाद ही चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो मेरे कहने का अर्थ है, मान लेते हैं डीज का पोलैरिटी चेंज होता है 1 सेकेंड में। मान लेते हैं डीज का पोलैरिटी हमेशा चेंज होता है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में ही चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा, बना रहेगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज पार्टिकल का मास बढ़ेगा, रिलेटिविस्टिक मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। यानी कि अब जो चार्ज पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में 1 सेकेंड से ज़्यादा लेगा। बट जो डीज का पोलैरिटी चेंज होगा वो हमेशा 1 सेकंड के बाद ही चेंज होगा। मतलब क्या होगा, दोनों में जो सिंक्रोनाइजेशन था, जो मैच था, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। जो सिंक्रोनाइजेशन था वो क्या होगा, टूट जाएगा। जो रेजोनेंस कंडीशन है वो ओबे नहीं होगा, और रेजोनेंस कंडीशन ओबे नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल गोज आउट ऑफ स्टेप विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। चार्ज पार्टिकल गोज out of step with the oscillating electrical field. That's why we can say that a charge particle cannot be accelerated beyond a certain limit with the help of cyclotron. I hope आपको cyclotron
क्लियर होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे फॉर टुडे.